20% of the time daily of your study should be invested in your revision. 20% of the time of your daily study will be invested in the revision. कौन सा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना चाहिए गेट 2021 के लिए? अगेन दीज डाउट्स आर एम्बिगुअस. कौन सा सब्जेक्ट पहले लूं? विच सब्जेक्ट शुड बी टेकन फर्स्ट? कब पढ़ें हम? सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें? लेट के पढ़ें या बैठ के पढ़ें? किताब ऊपर रखें 30 डिग्री पे, किताब साइड में रखें 20 डिग्री पे? ये सारी फालतू की बातें होती हैं. ऑल दीज आर, ये सारी फालतू की बातें आपका टाइम वेस्ट करवाएंगी और आपको अपने दिमाग में लाना भी नहीं है. जैसा मन करता है वैसा पढ़ो, जैसा मन करता है वैसा पढ़ो. जो सब्जेक्ट पहले आपको अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट पढ़ो. जो सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है जरूरी थोड़ी आपको अच्छा लगे. इट इज नॉट नेसेसरी. हाँ, पर आप जो भी पैटर्न आउट कर रहे हो वो डिसिप्लिन होना चाहिए. योर पैटर्न शुड बी डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन में आने के लिए आपको कोई ना कोई एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. इसीलिए जब सेल्फ स्टडी की जाती है थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है. सेल्फ स्टडी में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन आज के टाइम में बहुत कम है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. इसीलिए एडवाइसेबल है कि आज का जो कंपटीशन का टाइम है उसमें आप कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो. उसका रीजन क्या होता है? कोचिंग आपका सिलेक्शन थोड़ी कराती है. सिलेक्शन आप अपना खुद कराते हो. बस ये है कि वो कोचिंग आपको एक डायरेक्शन दे देती है, एक डिसिप्लिन दे देती है. तो डिसिप्लिन में कैसे आए वो? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई सी भी चीज ज्वाइन कर लो जो आपको मन करता है. अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर डिस्क्रिप्शन. इट इज नेसेसरी टू सर प्लीज टेल दी कितने डाउट्स हैं. हाउ टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन. हाउ टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन? स्विच ऑफ योर फोन. स्विच ऑफ योर फोन, साइड में फेंक दो फोन को और तैयारी करो. सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन फोन है आज के टाइम पे. द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन टुडेज टाइम इज योर फोन. जब आप क्लास लगा रहे हो या अपना कंटेंट पढ़ रहे हो ऑनलाइन तब तक के लिए फोन यूज करो, उसके अलावा उसको बंद करके फेंक दो. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आई मैसेज, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो आप मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा. शुड वी इंक्लूड ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल? यस. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछा किसी ने. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए. Your preparation will include objective questions also, conventional questions also. Reason being, the conventional problems build your entire concept. जो एक conventional problem होती है वो multiple objective question से मिलके बनती है. तो आपको अपनी प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों इंक्लूड करने हैं. आपको एक ब्रिज नहीं बनाना है कि नहीं अभी मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं तो कन्वेंशनल प्रॉब्लम अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा. दोनों अटेम्प्ट करनी है आपको. यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ. सर क्लास वर्सेस सेल्फ स्टडी रेशियो क्या होना चाहिए? क्लास वर्सेस सेल्फ स्टडी रेशियो कितना होना चाहिए? जितना टाइम आप क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए उससे अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है सेल्फ स्टडी के अंदर. द नंबर ऑफ आवर्स यू आर इन्वेस्टिंग इन योर क्लास, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, अगेन इमटेरियल, उससे 1.5 गुना ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद. क्योंकि पहली बार पढ़ने से, सुनने से, देखने से हमें चीजें बहुत कम समझ में आती हैं. उस समय तो हम बस क्या कर रहे होते हैं? ब्रश अप कर रहे होते हैं उन चीजों को. जब आप दोबारा पढ़ोगे उन चीजों को वो ज्यादा टाइम तक रिटेन करती हैं. तो आपको 1.5 गुना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू द टाइम विच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर क्लास. 100% एक्यूरेसी सेम. ये देखो 100% एक्यूरेसी का ग्राफ बना के दिया मैंने आपको. प्रैक्टिस इज द ओनली मेथड टू अचीव 100% एक्यूरेसी. कन्वेंशनल लगाने से गेट में इफेक्टिव होगा? बिल्कुल इफेक्टिव होगा. कन्वेंशनल गेट का सवाल कन्वेंशनल से छोटा नहीं होता. गेट का जो एक सवाल है ईएस के कन्वेंशनल सवाल के बराबर ही होता है. तो ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय यू. ये नॉमेनक्लेचर आपने दे दिया है, ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है. तो डोंट क्रिएट दिस बैरियर इन योर माइंड. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट सो आई विल नॉट प्रिपेयर द कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स. इट इज अ बैरियर विच यू क्रिएट फॉर योर ओन और खुद ही परेशान हो जाते हो. चलिए अब मैं 5-10 मिनट गेट में जो चेंजेस आए हैं वो बता देता हूं आपको. सो येस्टरडे ओनली दीज चेंजेस आर बीइंग इनकलकेटेड. तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कौन कौन से चेंज आ गए हैं. तो देयर आर चेंजेस विच आर इंक्लूडेड इन दी गेट 4 मॉड्यूल्स के में. तो 4 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें चेंजेस आए हैं. एक सिलेबस में चेंज आया, दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस में चेंज आया, तीसरा एलिजिबिलिटी के अंदर चेंज आया है. तो एलिजिबिलिटी इज ऑल्सो बीइंग चेंज.
एंड द मोड इज ऑल्सो बीइंग चेंज्ड। कहने का मतलब पैटर्न भी चेंज हो गया उसका। तो 4 चेंजेस आए हैं गेट 2021 के अंदर। ये चारों चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे तैयारी करोगे आप। अब क्या है ये 4 चेंजेस, मैं फटाफट से बता देता हूं। आप सबको पता ही होंगे चेंजेस, बट स्टिल few of you will not be familiar about these changes. You have to modify your preparation as per the changes which are there. तो पहला चेंज जो गेट 2021 में आया है, मैं डिसेबल कर देता हूं, आई एम डिसेबलिंग दी चैट। तो पहला चेंज जो गेट 2021 में आया है वो है सिलेबस के अंदर। जैसे मैंने शुरू में बताया था, एज डिस्कस इन दी स्टार्टिंग, दीज चेंजेस आर मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ये चेंजेस ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सिलेबस में ज्यादा चीजें हटी हैं और कम चीजें ऐड हुई हैं। मोर ओवर जो चीजें हटी हैं वो ऑब्सलीट भी थी। दोस चेंजेस वर डिजायर्ड ऑल्सो, वो चेंजेस डिजायर्ड थे। तो हटी ज्यादा चीजें हैं, ऐड कम चीजें हुई हैं, और जो चीजें ऐड हुई हैं वो पहले से ही ईएससी का पार्ट थी। तो जो गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या ए की तैयारी कर रहे हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडिशन का मतलब ये नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई है। आपके सिविल इंजीनियरिंग का ही पोर्शन है जो आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहते हो। तो कौन कौन सी चीजें हटी हैं, कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर रखी है। दीज आर दी पॉइंट्स व्हिच आर बीइंग रेफर्ड। तो कुछ चीजें हटी हैं, कुछ ऐड हुई हैं, हटी ज्यादा है, ऐड कम हुई है। जैसे अगर सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, थ्योरी ऑफ फेलियर्स इज बीइंग रिमूव्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्ट्रेस इज इंक्लूडेड। तो एक टॉपिक हटा है, एक टॉपिक ऐड हो गया है। एफएम की बात करें, हाइड्रोलिक्स की बात करें, काइनेटिक्स ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ट्रायंगल, बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप एंड टरबाइन, ये हट गए हैं। पर कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, वाटर सरफेस प्रोफाइल ऐड हो गया है, दिस इज बीइंग एडेड। तो हटी ज्यादा चीजें, ऐड कम चीजें हुई हैं, तो बेनिफिशियल ही है आपके लिए, बेनिफिशियल फॉर यू। उसी तरीके से बाकी टॉपिक्स भी हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, अल्टीमेट लोड डिजाइन कंसेप्ट इज रिमूव्ड, एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन एट द ट्रांसफर एंड सर्विस लोड इज रिमूव्ड, ऐड कोई चीज नहीं हुई है। एनवायरमेंट में पूरा नॉइस पॉल्यूशन ही हटा दिया, पूरा नॉइस पॉल्यूशन हटा दिया, ईएस का पार्ट है। क्या ऐड कर दिया, एयर पॉल्यूशन। कुछ वेस्ट वाटर के टॉपिक भी हटाए हैं, पर उनका हटना नहीं हटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीजें फैब्रिक में ही है। फैब्रिक के अंदर मतलब जब आप वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग करते हो, वो हर एक टॉपिक के साथ चलती रहती है। तो अगर वो वर्ड मिस भी कर दिया इन्होंने सिलेबस के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नॉइस पॉल्यूशन पूरा हटा दिया, एयर पॉल्यूशन पूरा ऐड कर दिया, तो दोनों ईएससी के पार्ट है। तो जो गेट और ईएससी की तैयारी कर रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ब्रिक्स, मोटार, टिम्बर, बिटुमन, ये रिमूव कर दिया। अगेन टॉपिक हटाए हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इस टॉपिक से गेट में 1 या 2 सवाल आते हैं। इस टॉपिक से गेट में 1 या 2 सवाल आते हैं। अब उसने 4 इसमें से बिल्डिंग मटेरियल हटा भी दिया, क्या फर्क पड़ता है? सवाल आपको 1 और 2 ही मिलेंगे। यानी बेनिफिशियल है कि सवाल 1 और 2 ही आएंगे, पर आपका जो कंटेंट है वो कम हो गया, द कंटेंट इज रिड्यूस। पर ये सारी चीजें आपके ईएससी के सिलेबस में है, दिस इज द पार्ट ऑफ ईएससी सिलेबस। तो अगर मैं ईएससी की तैयारी कर रहा हूं, अगर ये हट भी जाता है गेट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मैक्सिमम चीजें हटी हैं इसके अंदर। मैक्सिमम थिंग्स आर बीइंग रिमूव फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, पर ऐड बहुत ही कम चीजें हुई हैं। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऐड हो गई है बिटुमिनस पेविंग मिक्स की। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्स इज बीइंग एडेड, बट एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स आर बीइंग रिमूव्ड। तो आपको ये सारी चीजें गेट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउएवर दीज आर द पार्ट ऑफ योर ईएससी सिलेबस, ये पार्ट है आपके ईएससी सिलेबस का। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर रिग्रेशन ऐड हो गया है, बाकी ये सारी चीजें रिमूव हो गई हैं। तो मैक्लॉरेन सीरीज रिमूव्ड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज बीइंग रिमूव्ड, इट्स एप्लीकेशन इज बीइंग रिमूव्ड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज बीइंग रिमूव्ड। तो ये सारी चीजें रिमूव हुई हैं, लीनियर रिग्रेशन ऐड हो गया। तो हटी ज्यादा चीजें हैं, ऐड कम चीजें हुई हैं। इसका मतलब बेनिफिशियल ये चेंज आपके लिए। तो सिलेबस का जो चेंज है वो बेनिफिशियल है आपके लिए, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। सेम इज द केस विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर एलिमिनेटेड, कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चन इज एडेड। कम पोर्शन ऐड हुआ है इसके अंदर, और ये पोर्शन वैसे कवर हो जाता है। ये पोर्शन इन जनरल वैसे ही कवर हो जाता है अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। सॉम में भी आता है, आपके आरसीसी में भी आता है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, अगेन ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल स्ट्रक्चर, ये भले ही हटा दिया है, पर बिना इनको पढ़े आपको मेन चीज समझ में नहीं आएगी। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड, सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक इज रिमूव्ड, बट यू हैव टू स्टडी इट टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग कांसेप्ट्स ऑफ द सॉइल। तो इसका हटना नहीं हटना एक ही बात है। पर क्या ऐड हो गया? पाइल ग्रुप एफिशिएंसी ऐड हो गई है, पाइल अंडर लेटरल लोडिंग ऐड हो गया। और पाइल ग्रुप एफिशिएंसी हम वैसे ही करते हैं ईएससी के लिए, वी डू दिस टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इन टॉपिक्स का ऐड होना कोई एडिशनल बर्डन नहीं है आपके लिए, इट इज नॉट एन एडिशनल बर्डन फॉर यू। सेम इज द केस विद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सेम कहानी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की है। एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स आर रिमूव्ड, और बहुत ही कम चीजें ऐड हुई हैं। तो लिफ्ट और ड्रैग का कंसेप्ट ऐड हो गया है, द कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग इज एडेड। इसको आपका जो सिलेबस कराया जाएगा बताई जाएगी इसके बारे में, पर बहुत सारी चीजें रिमूव हो गई हैं, विच इज स्टिल द पार्ट ऑफ योर
इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेबस, ये आपका पार्ट है इंजीनियरिंग सर्विस सिलेबस का। तो कहने का मतलब है आपके सिलेबस में जो भी चेंज आया है उससे आपको परेशान नहीं होना है, ये इनफैक्ट बेनिफिशियली है आपके लिए। तो फर्स्ट चेंज इन गेट 2021 इज चेंज इन सिलेबस। सिलेबस में क्या चेंज आया है? सिलेबस में चेंज ऐसा है जिससे मेरे को कोई एडिशनल चीज ज्यादा नहीं पढ़नी, क्योंकि मेरा जो बाकी टॉपिक्स है वो ज्यादा रिमूव हो गए। तो इसका मतलब आपका टाइम बचेगा गेट का सिलेबस पूरा करने के अंदर। द एडिशनल सेविंग ऑफ द टाइम विल बी अटेन्ड टू कंप्लीट दिस गेट सिलेबस। नेक्स्ट ऑफ द चेंज इज चेंज इन पैटर्न। तो पहला सिलेबस में चेंज था, दूसरा है पैटर्न में चेंज। The entire pattern is same. The only change is MSQ type problems. अब MSQ type problems क्या होती है उसका एक एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज MCQ टाइप, जिससे आप फेमिलियर हो। तो जितने भी एग्जाम देते हो आज तक आप, वो सारे MCQ टाइप होते हैं। MCQ टाइप दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक या 2 नंबर के होंगे। दिस विल आइदर बी ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क। 4 ऑप्शन होंगे इसके अंदर, 4 में से कोई एक ही सही होगा, 4 में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। 1 नंबर का प्रॉब्लम होगा 1/3 ऑफ 1 मार्क, 2 नंबर का प्रॉब्लम होगा 1/3 ऑफ 2 मार्क्स। यू आर फेमिलियर विद दिस, ये आपके लिए नई चीज नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। जैसे एग्जांपल, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में 4 ऑप्शन है, प्रॉब्लम में 4 ऑप्शन है, उन 4 में से एक ही ऑप्शन आपको मार्क करना है। दिस विल बी टर्म्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको समझाने के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने चैट को अनेबल कर दिया, आई हैव अनेबल्ड द चैट, आई हैव अनेबल्ड द चैट। इसको समझाने के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, इसको समझाने के लिए एग्जांपल दूं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक यू विल बी selected in GATE 2021? मैंने एक सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कि आप GATE 2021 में सेलेक्ट हो गया नहीं हो गया? ये क्वेश्चन है MCQ टाइप। तो इसके 4 ऑप्शन है, यस, दूसरा ऑप्शन है नो, तीसरा ऑप्शन है यस एंड नो, चौथा ऑप्शन है आई विल नॉट गिव द एग्जाम। सो आई हैव क्रिएटेड अ पोल, मैंने पोल क्रिएट किया है, चलो फटाफट जवाब बताओ इसका। आई हैव क्रिएटेड अ पोल, जवाब बताओ इसका। सो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। 80% बच्चों ने सही जवाब दिया है। सो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, दे आर सेइंग दे विल बी सिलेक्टेड। अभी भी 20% लोगों को श्योरिटी नहीं है। स्टिल 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं उन्होंने सी भी मार्क किया है, कुछ लोग तो ऐसे हैं उन्होंने सी भी मार्क किया है, सेलेक्ट होंगे भी और सेलेक्ट नहीं भी होंगे। ये कैसे होता है? सेलेक्ट हो भी जाओगे और सेलेक्ट नहीं भी होगे, इसका क्या मतलब होता है? और 9% है और 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जवाब दिया है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसका एक ही जवाब होगा, तो इसका एक ही जवाब होगा। नेक्स्ट जो नया नया प्रॉब्लम ऐड हुआ है इसके अंदर, जो पैटर्न में चेंज आया है, इट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। नाउ दिस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इट विल बी ऑफ आइदर 1 मार्क और 2 मार्क, या 1 मार्क का होगा या 2 मार्क का होगा। इट विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस, इसमें भी 4 ऑप्शंस होंगे। बट द पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन मे बी 1 और मे बी मोर देन 1। इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और आपको मार्क्स तभी मिलेंगे, आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप सारे करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करोगे। यू विल बी अवॉर्डेड द मार्क ओनली इफ यू करेक्ट ऑल द ऑप्शंस। तो इन प्रॉब्लम्स में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप सारे ऑप्शन करेक्ट मार्क करोगे। एक भी ऑप्शन जो सही है वो आपने मार्क नहीं किया, या गलत ऑप्शन मार्क कर दिया आपने, तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर इस टाइप के प्रॉब्लम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जांपल दूं